दोस्तों नमस्कार। समूचा विपक्ष जानता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा वो खटखटाएगा तो फैसला क्या आएगा या फिर फैसला आएगा ही नहीं। तारीख दर तारीख बढ़ती चली जाएगी। जैसे इस वक्त एसआईआर को लेकर तारीख दर तारीख है, बिहार के चुनाव निपट गए। विपक्ष को पता है कि इलेक्शन कमीशन का वो दरवाजा खटखटाएगा तो उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। जो जवाब 2024 के चुनाव से लेकर हरियाणा चुनाव तक के वक्त में नहीं मिले तो फिर भविष्य में क्या मिलेंगे। विपक्ष को पता है कि इस देश का मीडिया, उसके सामने वो अपनी बात करने जाएंगे तो वही मीडिया उन्हें कैमरे के सामने बैठाकर बेइज्जत करेगा और उस बेइज्जती को सहते हुए भी वह कैमरे के सामने बैठे रहेंगे। इस देश में राजनीतिक शून्यता पहले भी थी। इस देश में राजनीतिक शून्यता के बीच एक उम्मीद की लकीर राहुल गांधी ने खींची भी, लेकिन एक झटके में जब सवाल इस देश की सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, मीडिया और वहां से होते होते बात यहां तक आकर खड़ी हो गई कि जब महाराष्ट्र में शिवसेना टूटी या उसे तोड़ा गया तो ना तो वो पार्टी का नाम और ना ही वो चुनाव चिन्ह उन्हें मिल पाया जिनके पिता ने उस पॉलिटिकल पार्टी को बनाया था और चुनाव चिन्ह उन्हीं का था। वह बटी हुई शिवसेना के हिस्से में चला गया। यही स्थिति महाराष्ट्र में शरद पवार की हुई। शरद पवार की पार्टी एनसीपी टूटी या तोड़ी गई, लेकिन चुनाव चिन्ह शरद पवार के पास नहीं आया, वह उनके भतीजे के पास चला गया। तो क्या कांग्रेस की भी यह स्थिति ला सकती है इस वक्त की मौजूदा राजनीतिक सत्ता? क्योंकि सबको पता है कि महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति में कैसे किसने सेंध लगाई और कैसे उस वक्त राज्यपाल की भूमिका गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होकर कैसे चल रही थी और इस पर मोहर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी लगा दी। लेकिन बावजूद इसके ना तो इलेक्शन कमीशन और ना ही सुप्रीम कोर्ट यह कहने की हिम्मत जुटा सका कि जब सब कुछ गैर कानूनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर यह सरकार क्यों है। यहां तक कि चुनाव चिन्ह और नाम सब कुछ छीन लिया गया। तो क्या यह कांग्रेस के साथ भी हो सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कल बिहार की जीत को लेकर जश्न मनाने बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंचे थे और उन्होंने खुले तौर पर यह कहा कि कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं है। इस कांग्रेस में मुस्लिम लीगी के अंश आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको माओवाद के अंश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बात इतनी भर नहीं है। उसके आगे की लकीर यह है कि वाकई इस दौर में जो बिहार के चुनाव परिणाम है उसको लेकर विपक्ष के भीतर जो सवाल है वो सवाल पर भी अभी भी विपक्ष एकमत नहीं है। कांग्रेस के भीतर के नेता भी एकमत नहीं है। जो कोई सोच रहा है वो कुछ और सोच रहा है और शायद यही वो परिस्थिति है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी कहते कहते यहां तक कह गए ये कांग्रेस भी टूट जाएगी। तो ये धमकी है या चेतावनी है? यह मौजूदा वक्त का सच यह है कि जो बिहार में हुआ उसके बाद जिक्र तो आरजेडी का होना चाहिए था, क्योंकि वही 144 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस तो सिर्फ 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी 243 में से, और वो कोई बड़ी पार्टी के तौर पर बिहार में मौजूद भी नहीं और जीत बिहार में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर मिली। लेकिन बात घूम फिर के कांग्रेस तक क्यों आई और कांग्रेस दो हिस्सों में बंट जाएगी यह कहने की स्थिति प्रधानमंत्री के जहन में क्यों आई? संकेत महाराष्ट्र से इससे पहले निकल चुके हैं और इस देश के भीतर में जितने भी छत्रप हैं उन छत्रपों के लिए चेतावनी तो उभर कर बिहार के चुनाव परिणामों से आ ही गई और यह कयास भी लगाए जाने लगे अब ममता बनर्जी क्या करेंगे, स्टालिन क्या करेंगे, अखिलेश यादव क्या करेंगे। लेकिन बात छत्रपों की नहीं, बात तो कांग्रेस की है। और कांग्रेस को क्या इस दौर में सिर्फ और सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री मोदी मान रहे हैं क्योंकि जिस रास्ते पर राहुल गांधी लगातार चल रहे हैं, या वो चाहते हैं कि विपक्ष कम से कम उनकी बनाई लीक पर चलना तो शुरू कर दे
वो रास्ता दरअसल मौजूदा वक्त में भारत में लोकतंत्र है ही नहीं, इसका खुला ऐलान करता है। राहुल गांधी का रास्ता खुले तौर पर यह बतलाता है कि दरअसल आप कितने भी चुनाव लड़ लो, आप जीत नहीं पाओगे। और इसका जिक्र कोई एक दो बार नहीं, दर्जनों बार, बीसियों बार, सैकड़ों बार किया गया है। और यह परिस्थिति भारत जोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत करते हैं राहुल गांधी 2022 में, उसके बाद से हर परिस्थिति में यह परिस्थिति निकलकर आती चली गई है। जो पूरी यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, उस यात्रा के वक्त भी यही सवाल था। और वो यात्रा जब समाप्त हो रही थी मुंबई के धारावी से निकलते वक्त, उस वक्त भी कॉरपोरेट को लेकर भी यही सवाल था। और उसके बाद तमाम जगहों पर जहां जहां कास्ट सेंसस का जिक्र हुआ या जितनी भी रैलियां हुई, यहां तक कि वोट चोरी को लेकर बिहार की सड़कों पर 15-20 दिन तक वो घूमे भी। यानी उनका नजरिया अपने तौर पर साफ है, लेकिन इस देश के राजनीतिक दलों और उनके नेताओं का नजरिया अभी भी साफ नहीं है। लेकिन क्या बिहार एक ऐसा मैसेज हर पॉलिटिकल पार्टी को देने लगा है, या अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर यह बड़ा सवाल है? नहीं नहीं, यह तो बिहार के चुनाव परिणाम है, हम संभाल लेंगे अपने यहां। या इससे हटकर सबको लगने लगा है अब सबको एक साथ खड़े होना होगा, या उससे हटकर कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए इस देश के भीतर जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होकर भी दुनिया के सामने चुनाव परिस्थितियों से पीछे हटते हुए पूरा विपक्ष कहीं बायकॉट तो नहीं कर देगा, जिसके पहले संकेत एक वक्त तेजस्वी यादव ने भी बिहार में दिए थे, लेकिन फिर वह उसे चुनाव में समा गए। राहुल गांधी कहते रहे, रूठा रूठी या मनाने की परिस्थिति उन्हीं बीच में आई भी थी। यानी बहुत साफ तौर पर राहुल गांधी क्या ऐसा रास्ता इस देश के भीतर तमाम विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर खड़े हो सकते हैं? और क्या प्रधानमंत्री मोदी अब बिहार का चुनाव जीतने के बाद दिल्ली की राजनीतिक सत्ता पर कोई आंच नहीं आएगी और 240 होने के बावजूद भी कोई भी उनका अपना सहयोगी अब हाथ खींचने की कोशिश नहीं करेगा? इस तरफ आश्वस्त होकर अब एक नए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी नए राजनीतिक रास्तों को इस देश में क्या तय करने वाली है? और वो तय करने की परिस्थितियों के संकेत क्या कल भाषण में दिए गए? और इनसे हटकर क्या ये राहुल गांधी को सीधे तौर पर धमकी है? अगर आपने सोचा भी तो फिर कांग्रेस का भी वही हश्र होगा जो शिवसेना का हुआ, जो एनसीपी का हुआ। पार्टी का सिंबल मायने रखता है, और वो सिंबल अगर आपके हाथ से निकल जाएगा तो हम तो बहुत चीजों को खड़ा कर सकते हैं। ये हमने वर्ल्ड टूर जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद कराया तो उस वक्त भी जिन नेताओं के नाम उस वर्ल्ड टूर में जाने चाहिए, डेलीगेशन में होने चाहिए, कांग्रेस ने नाम भेजे, सत्ता ने नहीं माने। और अपने तौर पर उन्होंने जिन नामों को चुना, उस नाम को लेकर कांग्रेस खुश नहीं थी, लेकिन वो नेता गए। आप नाम ले सकते हैं शशि थरूर का, मनीष तिवारी का, और बाकी इंडिया गठबंधन के भीतर भेज से भी तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की शिरकत रही। यानी सत्ता अगर चाहे तो इस देश के भीतर में विपक्ष को तोड़ सकती है, मरोड़ सकती है, और कांग्रेस के दो हिस्सों में बांटकर सिंबल भी छीन सकती है। क्योंकि आवाज सुनिए, इस आवाज को जरा समझने की कोशिश कीजिए। यह सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह धमकी है। अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी या गृहमंत्री अमित शाह को इसकी जानकारी नहीं होगी कि बिहार का जनादेश अब लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को राजनीति में पूरे तरीके से इररिलेवेंट कर चुका है। ठीक वैसे ही
जैसे महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे भी इरिलेवेंट से हो चुके हैं, यानी राजनीति में उनकी मौजूदगी कोई बहुत असर डालती है ऐसा नजर आता नहीं है। और अब बिहार में तो फिर अखिलेश यादव भी इरेलीवेंट हो जाएंगे, स्टालिन भी क्या इरेलीवेंट हो जाएंगे? क्योंकि अलग अलग खांचों में जिस राजनीति को मौजूदा वक्त की परिस्थितियों ने सत्ता के जरिए संभाला है, उसमें पहला दायरा अगर इस देश के भीतर ईडी का था, सीबीआई का था, इनकम टैक्स का था, अधिकारियों के जरिए पड़ते छापों का था, पॉलिटिशियन के जरिए उठाते हुए सवालों का था, संसद के भीतर बाहर उठते सवाल थे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना था, लगातार आवाज उठ रही थी, क्या हश्र हुआ? कुछ भी तो नहीं निकला। और इस जनादेश ने बिहार के जरिए यह मैसेज कम से कम देश के भीतर उन नेताओं को तो दे दिया, दोनों तरीके से दिया। एक तो यह, अगर यह अपमान कर चलते हैं कि दरअसल आप विरासत संभाले हुए हैं तो जनता आपके पीछे खड़ी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यह मैसेज कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए भी है। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा मैसेज भी है कि जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे और उसके बाद आप कुछ भी कर लीजिए, हर रास्ते पर आपको सत्ता की खुशबू ही सुंघाई देगी। और वो रास्ता सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है। कैसे संभव है कि जो बिहार के चुनाव से पहले एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट गया, वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है? इस देश के भीतर जब सुप्रीम कोर्ट को लेकर यह धारणा खुले तौर पर बनती चली आए कि फैसला क्या आएगा आपको पता है, आएगा भी या नहीं आएगा यह भी पता है। और सवाल एसआईआर का नहीं है, इससे पहले अगर याद कीजिएगा तो वह शिवसेना और एनसीपी का मामला भी है। वह इस देश के भीतर में कॉरपोरेट से जुड़ी हुई सेबी के खिलाफ पार्लियामेंट के भीतर ही तो आवाज उठी थी और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला था, लेकिन सेबी को सारे अधिकार दिए गए। राफेल और पेगासस का सवाल भी तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था पार्लियामेंट से होते हुए, वहां भी तो खामोशी बरती गई और वहां भी कहा गया नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, फैसला देना ठीक नहीं होगा। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर अगर हर उस मसले को परखते परखते आप जब एक ऐसी सिचुएशन में आकर खड़ा हो जाएंगे जहां पर आप इस देश के सुप्रीम कोर्ट को यह मानकर चलेंगे कि संविधान की वो व्याख्या कर रहा है, तो आखिर में आपके जहन में एक तस्वीर उभरेगी। वो तस्वीर आपको डराएगी, क्योंकि उस तस्वीर में एक वकील इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंक रहा है। बावजूद इसके देश में कोई हरकत नहीं हुई, चीफ जस्टिस ने भी कुछ नहीं कहा, माफ कर दिया। यानी कानून का राज एक नए तरीके से इस देश में कैसे प्रभावित होता है और प्रभावित देश को करता है, और वो अगर प्रभावी ना भी हो तो भी परिस्थितियां कैसे चलती है, इसकी दूसरी पायदान इलेक्शन कमीशन है, जिसके पास सबूत दर सबूत दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रास्ता नहीं निकला। और उसके बाद बिहार के जनादेश के बाद उठती हुई परिस्थितियों में एक दूसरा सवाल भी उठा, क्या जो कांग्रेस सोच रही है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सोच रही है? और क्या वाकई कांग्रेस के भीतर भी कुछ नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी की मौजूदगी जो है सिवाय कांग्रेस को हार दिलाने के अलावे कुछ भी नहीं है? तो क्यों नहीं एक नई कांग्रेस खड़ी करी जाए? और नई कांग्रेस खड़ी की जाए तो कौन करेगा नई कांग्रेस? उसके लिए तो बड़ा पैसा चाहिए। तो इस देश के भीतर कॉरपोरेट की पूंजी पॉलिटिकल फंडिंग तो करती रही है, लेकिन अब की परिस्थिति में हर कॉरपोरेट तो मौजूदा राजनीतिक सत्ता के साथ खड़ा है। अब जरा इस परिस्थिति को एक झटके में मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के दायरे में लाइए। वो पूंजी कहां से आ रही थी जब शिवसेना बटी और बटी हुई शिवसेना के पास पैसा आ रहा था? वो पूंजी कहां से आ रही थी जब जिस शख्स को प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में जाकर सबसे करप्ट बनाते हैं और बताते हैं, वही शख्स एनसीपी को बांटता है और उसके बाद डिप्टी सीएम भी बन जाता है, और उसके बाद उसके खिलाफ तमाम मामले बस्ते में बंद हो जाते हैं। पैसा कहां से आता है, किस रूप में आता है? जब सब कुछ आपकी हथेली पर है तो फिर क्या रास्ता उसमें शिरकत करने का है या नहीं है? राहुल गांधी की पूरी राजनीति इस दौर में चुनाव को लेकर या हर एक मुद्दे को लेकर धीरे धीरे उस निर्णय तक पार्लियामेंट के भीतर बाहर तमाम पॉलिटिकल रैलीज में तमाम जगहों पर संविधान की व्याख्या करते वक्त इस देश में कास्ट सेंसस को लेकर जो अलग अलग प्रदेशों में जो रैली होती है उसमें हर जगह पर अगर आप देखिएगा तो हमारी टीम ने निकाला
2024 के चुनाव से पहले लगभग 23 बार और 2024 के बाद 2025 बिहार चुनाव तक जो इलेक्शन कमीशन वोट चोरी और इस देश के इंस्टीट्यूशंस को भी अपने अनुकूल कर लेने की परिस्थिति में जो मौजूदा राजनीतिक सत्ता है, उसमें लगभग 111 बार, जी 111, राहुल गांधी ने अलग अलग जगहों पर इन बातों का जिक्र किया है और हर का एक आखिरी लक्ष्य है कि आप किस दौड़ में फंसे हुए हैं। तो क्या मौजूदा राजनीतिक सत्ता या प्रधानमंत्री मोदी ने यूं ही नहीं कहा कांग्रेस पट जाएगी? और वो जानते हैं कि बीजेपी अपने तौर पर इस देश में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर है और हर जीत को लेकर जो भी व्याख्या होगी वो कांग्रेस की तुलना में बीजेपी की मौजूदा राजनीतिक ताकत के जरिए व्याख्या होगी। तो इसमें तो कोई दो मत नहीं, हर जीत को सही ठहराने में कोई ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर वाकई पूरा विपक्ष राहुल गांधी जिस सोच को सोच रहे हैं, अगर उस दिशा में वो कदम बढ़ा देते हैं, तो क्या ये कांग्रेस को ही खत्म कैसे किया जाए, उस दिशा में मौजूदा राजनीतिक सत्ता महाराष्ट्र की तर्ज पर बढ़ जाएगी। लेकिन उससे पहले एक परिस्थिति को परखिए। बिहार के चुनाव को लेकर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल बड़े चिंतित है, कह रहे हैं हम डाटा लेकर आएंगे। डाटा तो आप हरियाणा का लेकर भी आए, उसको भी सामने रखा आपने। उससे पहले कर्नाटक का डाटा लेके आए, वो भी सामने रखा आपने। जो तमाम फैक्ट्स फिगर रखे गए वो किसके सामने रख रहे हैं? यही सवाल राहुल गांधी कर रहे हैं और इस सवाल के उलट रास्ते पर केसी वेणुगोपाल हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर लेकर आएंगे बोलकर निकल जाते हैं और कांग्रेस के भीतर की कोटरी उस दिशा में बढ़ जाती है जो राहुल गांधी के उन विचारों के काउंटर करती हुई खड़ी होती है, जो कहते हैं कि नहीं नहीं, इस देश में लोकतांत्रिक परिस्थितियां जिंदा हैं और आप इतनी दूर तक मत सोचिए, अभी ऐसी स्थिति आई नहीं है। लेकिन बिहार के जनादेश के बाद क्या वाकई ऐसी स्थिति आ चुकी है? जी नहीं। छत्रपों के भीतर भी अलग अलग राय है। मसलन अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ने तो खामोशी बरती हुई है क्योंकि वो जानती समझती भी हैं और देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति में ममता बनर्जी को कितना डिगाया जाए या ना डिगाया जाए, यह दिल्ली की राजनीतिक सत्ता के अस्थायित्व पर है। किसी दिन अगर चंद्रबाबू नायडू ने झटका दे दिया तो फिर बचाएगा कौन? अखिलेश यादव की राजनीति तो उस दिशा में जा नहीं सकती है, तो ममता बनर्जी तो इससे पहले बकायदा एनडीए के साथ खड़ी रह चुकी है अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में। राजनीति की इन्हीं तिकड़मों के बीच हमें लगता है इसके बात आगे बढ़े उससे पहले सुनिए जरा केसी वेणुगोपाल क्या कहते हैं और अखिलेश यादव क्या कहते हैं। Process of electioneering is completely questionable. This is not continuously we are talking about this process of electioneering. Election Commission is totally one-sided. Whatever they are doing, there is no transparency at all. Therefore, this process is questionable. Therefore, anyway, we are going to collect the data from everywhere and entire Bihar. Then we will come with the facts. यूपी में हम लोगों ने हार से ही सीखा है और हार से ही सीखने का मौका मिलता है। जब आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं तब आपको लगता है कि वो ऊंचाई पर कैसे पहुंचे हैं। हम हारे थे, मुझे याद है हमें 5 सीट मिली थी, मैं सरकार नहीं बना पाया और उसके बाद डबल इंजन, उन दोनों डबल इंजनों को हमने हराया और ऐसी ऐसी सीटें वो हारे हैं अभी भी शायद वो कल्पना नहीं कर सकते। अभी बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। आप कह सकते हैं कांग्रेस के भीतर की बेचैनी बिहार के चुनाव होने के बाद, बिहार के जनादेश के बाद केसी वेणुगोपाल दिखला रहे हैं, जतला रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव को भरोसा है बिहार में हो गया लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। यानी उनके भीतर अभी भी एक उम्मीद है और यह उम्मीद कमोवेश इस देश की हर पॉलिटिकल पार्टी में है। उद्धव ठाकरे में भी थी, शरद पवार में भी रही। यह झारखंड के मुख्यमंत्री को जब जेल भेज दिया गया तो उसके बाद वो खामोशी से अपनी राजनीतिक सत्ता चला रहे हैं। केजरीवाल को जब जेल भेज दिया गया तो उसके बाद की परिस्थितियों में आज वो कहां लुप्त हो गए हैं कोई नहीं जानता है।
दिल्ली हारने के बाद। तो इन राजनीतिक परिस्थितियों में सहमति असहमति के पीछे वो राजनीतिक उपलब्धियों का बस्ता है जिसको हर राजनीतिक नेता अपने कांधे पर लेकर विरासत के जरिए चल रहा है। और उस बस्ते में या तो उसका अपना वोट बैंक है, या अतीत की कमाई गई पूंजी है, पूंजी बाकायदा करेंसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उनके साथ जुड़े हुए अपराधों की फेरिस्त की कोई फाइल है जो उन्हें कांग्रेस के रास्ते पर चलने से रोकती है। और कांग्रेस के भीतर भी ऐसे नेताओं की एक टोली है जिन्होंने अपनी दौर में राजनीतिक सत्ता में रहते हुए ऐसे काम तो किए जिनकी फाइल तैयार है। और ईडी के पास तो कम से कम दर्जन भर कांग्रेस के नेताओं की फाइल तैयार है। उसमें सबसे बड़ा नाम तो हरियाणा का है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम है। अशोक चौहान हुआ करते थे, वो छोड़कर बीजेपी में चले गए जो महाराष्ट्र के थे। ऐसी बड़ी लंबी फहरिस्त है, कौन कहां छोड़ के आया थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाइए। और अगर ये अंतर्विरोध की राजनीति के बीच चीजें फंसी हुई हैं तो अगला सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री कांग्रेस पे निशाना साध कर यह मैसेज अब कन्वे कर रहे हैं कि अब बिहार के जनादेश के बाद हमारी कुर्सी पर तो कोई खतरा नहीं है, कांग्रेस समझ ले और राहुल गांधी उस रास्ते पर ना जाएं, अन्यथा हम कांग्रेस को तोड़ देंगे। क्या मैसेज यह भी है? यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि बार बार इस देश के भीतर मुस्लिम तबके को लेकर भी एक आवाज होती है। और इसीलिए कल अपने भाषण में कांग्रेस को मुस्लिम लीग से भी जोड़ा गया, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने। तो प्रधानमंत्री मोदी जिन बातों को कह रहे हैं और इस पूरे प्रक्रिया के भीतर दो मुस्लिम बड़े नेता, एक एआईएम के हैं ओवैसी साहब और दूसरे अजमल हैं जो कि एआईयूडीएफ जो असम से आते हैं। इन तीनों परिस्थितियों को समझिए, प्रधानमंत्री, ओवैसी और अजमल। फिर आप इस अंतर्विरोध के असल सिरे को और तेजी से पकड़ पाएंगे कि क्यों इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को कह रहे हैं कि अब वो टूट भी सकती है। कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है। कोशिश तो करना चाहिए, आपस के जितने मतभेद है उसको दूर करना चाहिए, बैठना चाहिए। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा कि हमको किसी के साथ जाना है, हमारा नीति एकला चलो है। तो आपने भी पहले से भी कहा है कि ऑल ऑपोजिशन पार्टी शुड बी यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट द। आज भी अगेन आई एम सेइंग, नाउ आल्सो आई एम रिपीटिंग दैट ऑल ऑपोजिशन पार्टी शुड यूनाइटेड। अगर बचना है और नहीं बचना, 5 साल तक रोना है तो रोते रहो, मुझे क्या करना। अफसोस की बात है कि अखिलेश यादव अभी से कह रहे हैं कि बिहार का एसआईआर जिम्मेदार है इस कामयाबी का। ये गलत बात है। तो ये बिहार की जनता का फैसला है, उसको बड़ी इज्जत की निगाहों से हमको कबूल करना है। यानी सवाल सिर्फ उन छत्रपों का नहीं है जिन्हें ऐसा लगता है कि दरअसल उनकी राजनीति तो बची रह जाएगी। सवाल तो इस देश के भीतर राजनीति करने वाले विपक्ष की राजनीति में भी कहां तक सेंध मौजूदा सत्ता लगा चुकी है, ये उसके एक इंडिकेशंस हैं जो आपस में अंतर्विरोध में फंसे हुए हैं। लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा है वो सवाल तो यही है कि बिहार के चुनाव से पहले जिस एसआईआर का जिक्र हो रहा था, बिहार के चुनाव प्रचार के वक्त वो एसआईआर लेजिटिमाइज हो गई। यहां तक कि ईवीएम लेजिटिमाइज हो गया, एसआईआर लेजिटिमाइज हो गया, वोटर लिस्ट लेजिटिमाइज हो गई। यानी अपनी ही वोटर लिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं के पास नहीं है। और इस स्थिति में इस देश के भीतर चुनाव हो रहे हैं। तो 3 बड़े सवाल हैं। पहला बड़ा सवाल तो यही है, इस देश के भीतर में जो विरासत को संभाली हुई राजनीति करने वाले छत्रपों की फौज जो बच्चों के जरिए आज की तारीख में बड़े नेताओं के तौर पर उभर चुकी है, उसमें कौन चाहता है कि वो जेल जाए? यानी जेल का मतलब सीधा जेल नहीं, जेल का मतलब लड़ने की ताकत है, जेल का मतलब संघर्ष करने का मादा है।
कितनों में है, यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि क्या वाकई मौजूदा राजनीतिक सत्ता के तौर तरीके अगर एक एक कर को हर बड़े नेता को इरेलीवेंट साबित कर रहे हैं तो उसका सामना कैसे किया जाए, इसका कोई विजन नहीं है। वोटरों को क्या कितने पैसे दिए जाएं, कितने फ्री की बिजली, यह बात जरूर ऐलान है, लेकिन खुद को लेकर कोई विजन, राजनीतिक चुनौती कैसे दी जाती है, कैसे उसका सामना किया जाता है, कोई विजन इस दौर में नजर नहीं आ रहा है। और तीसरा सवाल सबसे बड़ा निकल कर आता है, क्या यह एक भारत के भीतर विपक्ष की एंड ऑफ पॉलिटिक्स है, एक बड़ा फुल स्टॉप है? यानी देश के डेमोक्रेटिक पिलर्स, जिससे जो उम्मीद जनता की छोड़ दीजिए, नेताओं की और पॉलिटिकल पार्टीज की, जो प्लेयर के तौर पर मैदान में थे वहां पर थी, क्या वह भी डामाडोल हो गई? क्योंकि इन तमाम परिस्थिति में अकाउंटेबिलिटी जीरो हो चुकी है। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने एक उदाहरण दिया, बोले एक वकील होते थे, अब उन्होंने वकीली छोड़ दी, बड़े शानदार वकील हैं, अभी भी हैं, दवे साहब। उन्होंने वकीली छोड़ दी, उन्होंने कहा रोज रोज हम किस मशक्कत में फंस रहे हैं जब हमें पता है कि कैसे फैसले आएंगे और कैसी जिरा होगी। और सवाल यह भी आ गया कि दरअसल माय लॉर्ड जब हम कहते हैं, वो माय लॉर्ड की स्थिति क्या वाकई उस तर्ज पे देखी जा सकती है जहां पे राजनीतिक सत्ता सामने खड़ी हो, जो पेगासस में खड़ी थी, जो राफेल में खड़ी थी, जो सेबी के वक्त खड़ी थी, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के वक्त खड़ी थी, एक ऐसी परिस्थिति जो शिवसेना के टूटने और एनसीपी के वक्त खड़ी थी। यानी एक ऐसी परिस्थिति है जहां अकाउंटेबिलिटी ही गायब हो गई। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति में यह देश आ गया है जहां पर राहुल गांधी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, यह डर अब मौजूदा राजनीतिक सत्ता को है, कहीं उस रास्ते समूचा विपक्ष चलना पड़े? चेतावनी तो देनी होगी, लेकिन सवाल है जब कांग्रेस टूट जाएगी और उससे पहले की पूरी बिसात को आप समझेंगे तो मसला चेतावनी का नहीं, धमकी का है। और उस रास्ते अगर राहुल गांधी बढ़ते हैं या इस देश के विपक्ष को बढ़ने की दिशा में ले जाते हैं, तो जो हश्र शिवसेना का हुआ, जो हश्र एनसीपी का हुआ, इस देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का जो हश्र है, उसी कगार पे लाके कांग्रेस को खड़ा कर दिया जाएगा। और उस दिशा में क्या कांग्रेस के भीतर के कांग्रेसी भी जब तक बटे हुए हैं तब तक अनुकूल परिस्थिति है? यह क्लियर कट मैसेज क्या कल बीजेपी के हेडक्वार्टर से प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया? सोचिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।